बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th न्यू बुक फिजिक्स की चैप्टर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जो सबसे पहले हमने करना है वो है जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, आपने अपनी बुक की चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो वाला पेज खोलना है। ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे जो है वो नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है 5.1। रीड आउट करता हूं जी। व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। पूछा ये गया है कि क्या होगा वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट का अगर वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स है वो वो बॉडी रेस्ट पर है। ठीक है, बॉडी रेस्ट पर है, फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है तो उस पर वर्क डन होगा। देखिए, वर्क डन किसके इक्वल होता है? आपका W इज इक्वल टू एफ एस होता है। तो एफ एस में से अगर आपकी फोर्स नहीं लग रही है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, तो यकीनन वर्क डन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। आंसर में ये आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट that remains remains at rest। ठीक है, एट मिसिंग है बीच में। will be zero because there is no डिस्प्लेसमेंट। ये आप आंसर में इसके लिखेंगे। मींस क्या इसका मतलब हुआ कि W आपका किसके इक्वल होता है? W इज इक्वल टू होता है एफ एस के। अब यहां पर आपका डिस्टेंस चूंकि ट्रेवल नहीं हो रहा, बॉडी एट रेस्ट है, यानी यहां पर S अगर इज इक्वल टू जीरो है तो फिर आपका W जो है वो किसके इक्वल होगा? F मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है जी। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है 5.2 वो क्या है? मैं आपके साथ क्वेश्चन जो है वो रीड आउट करता हूं। पहले, अ स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, हाउ इज दिस पॉसिबल? यानी एक मोटरसाइकिल की निस्बत गाड़ी जो है चल तो वो स्लो रही है, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है मोटरसाइकिल से। तो हाउ इज इट पॉसिबल? मोटरसाइकिल हालांकि स्पीड में जा रही है। तो भाई देखें, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर बेस करती है, सिर्फ वेलोसिटी पर नहीं करती, उसके मैस पर भी करती है। अब गाड़ी का मैस ज्यादा होता है, मोटरसाइकिल का मैस कम होता है, तो क्या होगा फिर? उसका मैस ज्यादा होने की वजह से हालांकि उसकी वेलोसिटी कम भी होती है, फिर भी गाड़ी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। तो आप क्या लिखेंगे? एज वी नो डैट, आंसर में as we know that काइनेटिक एनर्जी मतलब E के आपका किसके इक्वल होता है? हाफ एम वी स्क्वायर के। वेलोसिटी के साथ साथ किस पर डिपेंड करता है? मैस पर भी। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी not only depends on velocity, not only depends on velocity, but also depends on but also depends on depends upon mass, and car has much more, and car has much more mass as compared to motorcycle, as compared to motorcycle
देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्लो मूविंग कार, ऑफ स्लो मूविंग car can be more, can be more than मोटरसाइकिल। ये बेटा आप इसका आंसर जो है वो लिखेंगे 5.2 का। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फोर्स F1 does 5 joule of work in 10 seconds and other force F2 does 3 joule of work in 5 seconds. Which force delivers greater power? पावर किसके इक्वल होती है भाई? वर्क डन ओवर टाइम टी। तो आपने दोनों की पावर फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों फोर्सेस की। तो हम देखेंगे जिसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है, वो हमें समझ आ जाएगी। हम लोग उस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे जो पावर का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसके आंसर की तरफ आएंगे। 5.3 के क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आंसर जो है वो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखें, एज इन केस F1, पहले हम केस F1 में देख लेते हैं। एज इन केस F1 केस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वर्क डन कितना दिया गया है? 5 जूल, यानी वर्क डन W में लिख रहा हूं वो कितना है? 5 जूल। उसके अलावा हमें क्या दिया गया है? इन 10 सेकेंड, यानी टाइम जो है वो हमें दिया गया है T कितना? 10 सेकेंड। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने यहां पर पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर कैसे फाइंड आउट होगी? यहां पर पावर इज इक्वल होती है W डिवाइडेड बाई T। तो भाई W कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 10, यानी 5 जूल है और ये सेकंड है। तो क्या आंसर आएगा? 0.5 को 10 पे अगर आप डिवाइड करते तो आंसर क्या होता है? 0.5। तो 0.5 वाट में हमें पावर जो है वो हासिल होगी एज इन केस F1 में। ठीक है, ये आंसर होगा। इसी तरह से अगर आप दूसरा केस जो है वो डिस्कस करते हो मैं आपके साइड पर, एज इन केस F2 में देखते हैं हमें वर्क डन कितना दिया गया है। F2 में 3 जूल वर्क डन है, यानी वर्क डन हमारे पास है 3 जूल, और उसमें टाइम कितना दिया गया है आपको? टाइम दिया गया है यहां पर जी 5 सेकेंड्स। तो यहां भी आप उसी तरह से पावर निकालेंगे दोबारा से, यानी यहां जो पावर होगी W बाई टी किसके इक्वल होगी? यानी 3 को आप 5 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 आपका जॉल है, 5 सेकंड है। देखें आपके पास क्या आंसर आता है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.6। तो 0.6 वाट। तो यहां से क्या समझ आई कि जो आपकी फोर्स F2 है उसमें हमें ज्यादा पावर की वैल्यू मिल रही है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? द फोर्स F2 डिलीवर्स ग्रेटर पावर। आंसर में क्या लिखेंगे? द फोर्स F2 गिवन, डिलीवर्स कर लें, ज्यादा बेटर वर्ड है, डिलीवर्स ग्रेटर पावर। ये आंसर होगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन 5.3 का। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.4। 5.4 में क्या पूछा गया है? अ वुमन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, द गेन इन हर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज 4500 जूल इफ ही रन्स अप द सेम स्टेयर्स विद ट्वाइस द स्पीड। अब उसने स्पीड अपनी जो है वो बढ़ा दी है, ट्वाइस कर दी है। व्हाट विल बी हर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो है क्या चेंज होगी? देखिए उसने बढ़ाई क्या है? अपनी स्पीड, वेलोसिटी। लेकिन आपकी जो, अगर मैं इसमें आपको सादा लफ्ज में समझाऊं तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं 5.4 में। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी ईपी होती है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, एज वी नो ईपी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh के। तो देखिए भाई mgh में कहीं पर वेलोसिटी का तस्करा ही नहीं है। तो वो चाहे ट्वाइस वेलोसिटी से जाए, स्पीड अपनी डबल कर ले, ट्रिपल कर ले,
पोटेंशियल एनर्जी चूंकि वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आने वाला, चाहे वो स्लो जाए या स्पीड में जाए, पोटेंशियल एनर्जी उसकी एज इट इज सेम रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लिखेंगे फिर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन potential energy depends on potential energy depends on h मीन हाइट पे डिपेंड करती है वो, ठीक है, नॉट ऑन स्पीड v, नॉट ऑन स्पीड v। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, सो इफ द वुमेन रन्स, सो इफ द वुमेन runs with twice speed, the potential energy would be same. The potential energy would be same। ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ये था आपका भाई 5.3। उसके बाद सॉरी 5.4, उसके बाद हम आगे चलते हैं 5.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5.5 में क्या कहा गया है जी, सिंपल क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट। दोनों की डेफिनेशन आपने लिखनी है, वर्क की डेफिनेशन लिख दें और फिर उसकी, तो यानी 5.5 में आप पहले किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, वर्क की। तो वर्क को डिफाइन करेंगे आप, ठीक है, उसकी क्या डेफिनेशन है वो आप लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखनी है आपने, जस्ट डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क में आप क्या लिखेंगे कि वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क is said to be done when a force acts on an object and it moves it, कर लें ज्यादा बेहतर है, and moves it, मतलब उसको मूव करता है थ्रू सम डिस्टेंस। ये डेफिनेशन होगी आपके वर्क की। अब ऐसे यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, ऐसे यूनिट ऑफ वर्क आप जानते हैं जॉल होता है, ये लिखेंगे आप लोग, ऐसे यूनिट ऑफ वर्क, एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। अब आप जॉल की डेफिनेशन यहां पर लिख देंगे, ठीक है। जॉल की क्या डेफिनेशन है कि 1 जॉल किसके इक्वल होता है, लेकिन जी जॉल हेडिंग बना लेंगे यहां पर। तो जॉल की डेफिनेशन क्या है, 1 जॉल वर्क इज डन, 1 जॉल work is done when a force of 1 Newton acting 1 Newton acting on a body moves it through a distance of 1 meter, a distance of 1 meter, ठीक है, 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, ठीक है, इन इट्स ओन डायरेक्शन। ये डेफिनेशन आपने दोनों जो हैं इसमें लिख देनी है, वर्क की भी और वर्क के यूनिट यानी जूल की डेफिनेशन भी।
ये आपका क्वेश्चन था अभी 5.5। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.6। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में यहां से रीड आउट करता हूं, यहां सिर्फ आंसर हम लिखते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट इज रेज्ड थ्रू अ हाइट h। यानी एक बॉडी को अगर आप उठाकर h हाइट तक ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mg h के इक्वल होगी। बाकी साथ इसके आप इसकी डेफिनेशन भी साथ दे सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज potential energy is defined as the energy that a body possesses, that a body possesses by virtue of its position, by virtue of its position or deformation, या उसकी शक्ल चेंज होने से भी हो सकती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली नीचे आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वो क्या है, बेसिकली EP इज इक्वल टू mgh। ये वो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो हमने बॉडी मास उसको h हाइट तक ले जाते हैं तो उसकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी उसका वेट उठाकर लेके जाते हैं। mg बेसिकली वेट है, उसको उठाकर हाइट h तक लेके जाते हैं, वही पोटेंशियल एनर्जी mgh की शक्ल में होगी। एग्जाम्पल सा लिखना चाहें थोड़ा सा और इसको तो आप दे सकते हैं कि भाई स्टोर्ड वाटर इन डैम, अगर आप इसकी एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं साथ तो वो भी दे सकते हैं। यानी स्टोर्ड वाटर इन डैम, स्टोर्ड वाटर इन डैम। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं लिफ्टेड हैमर, लिफ्टेड हैमर भी इसी की एग्जाम्पल है। कोई और भी देना चाहें तो आप थर्ड एग्जाम्पल में वाटर एट टॉप ऑफ अ फॉल, वाटर एट टॉप ऑफ अ फॉल, ये आप इसकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। बेसिकली आपने ये फॉर्मूला इसमें मस्ट लिखना है कि जब बॉडी को ऊपर उठाते हैं उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है पोटेंशियल एनर्जी वो mg एच के इक्वल होती है। mg मीन वेट और उसकी हाइट, उन दोनों के प्रोडक्ट की। ये था आपका 5.6। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो है जी आपका 5.7। 5.7 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन जो है, देखिए जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है तो जब उसको रोका जाता है तो यकीनी सी बात है कि उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी रुकेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी रुकने के बाद क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब हम किसी बॉडी को रोकते हैं तो उस वक्त, तो ये मैं थोड़ा सा आपको साथ लिखवा देता हूं सारा। सपोज अ बॉडी ऑफ मास, suppose a body of mass m is moving with velocity, ये mass m है, इससे वो मूव कर रहा था, is moving with velocity वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा था। एन ऑपोजिट फोर्स f एक्टिंग ऑन, यानी वो मूव करता हुआ आ रहा तो हम ऑपोजिट फोर्स लगा के उसको रोकेंगे। तो एन ऑपोजिट फोर्स f, एन ऑपोजिट फोर्स f acting on the body, acting on the body थ्रू अ डिस्टेंस s, जाहिर है उसको रोकने की कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा ना, बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस, थ्रू अ डिस्टेंस s, देन क्या होगा, ब्रिंग्स इट
टू रेस्ट, यानी फिर वो जब उसको रोक देंगे तो बॉडी यकीनन रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा, यानी जो भी उसकी वेलोसिटी होगी रेस्ट पोजीशन में जाकर वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। तो देन हम फिर कैलकुलेशन इसकी क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे, देन जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो v होगी इसकी, ठीक है। तो vf इसकी क्या होगी, जब vf है वो जीरो हो जाएगी जब वो बॉडी रुक जाता है उसके बाद। तो हमने निकालना है बेसिकली वो जो वर्क डन है वो उसमें क्या हुआ है। वो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में है, यानी ई के वो वर्क डन है जो हमने फाइंड आउट करना है। और वर्क डन जो है वो आप जानते हैं कि किसके इक्वल होता है। वर्क डन आपको पता है W जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी मैं अगर इसके आगे लिखता हूं कि ये W के इक्वल होता है, कैपिटल W, और वो किसके इक्वल होता है, Fs के, ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस इन दोनों के प्रोडक्ट के। अच्छा, उसके बाद आगे हम लिखते हैं कि यहां से अगर हम F देखें तो F किसके इक्वल है, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, यानी F आपका ma की इक्वल है। और जो डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल हुआ है, बेसिकली वेलोसिटी पहले उसकी v थी फिर वो जीरो हो गई, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका इक्वल होता है यानी एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, यानी s आपका इक्वल होता है v एवरेज, ठीक है जी। और v एवरेज जो है उसके साथ आप मल्टीप्लाई सॉरी करते हैं, v एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी, इसके इक्वल आपका डिस्टेंस होता है। तो इसमें आप v एवरेज की अगर आप वैल्यू पुट कर लेते हैं तो s आपका किसके इक्वल आएगा, पहले उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो vi है, फिर vf है, यानी आप लिख सकते हैं कि vi जमा प्लस vf डिवाइडेड बाय v एवरेज के लिए 2 और मल्टीप्लाई बाय t, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय t। तो यहां पर vi v के इक्वल है, vf 0 है और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t, यानी यहां से अगर हम देखें s हमारा किसके इक्वल आ जाता है, सादा लफ्जों में वो आ जाता है v प्लस 0 v, यानी vt डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू हमारे पास s की आ गई और ये f की वैल्यू है, इन दोनों को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन। ये हमारी जो इक्वेशन है इसको नाम अगर हम दे देते हैं 1, तो दोनों f एंड s हम किस में पुट करने जा रहे हैं, इन इक्वेशन 1, यानी पुटिंग वैल्यूज ऑफ f एंड s किस में पुट कर रहे हैं हम दोनों वैल्यूज, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो ई के है, मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो W जो एफ एस की इक्वल थी, F की जगह हमने पुट कर दिया एम ए और मल्टीप्लाई बाय S की जगह पर क्या पुट कर दिया, वी टी डिवाइडेड बाय 2। यहां तक हम जाने के बाद आगे थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है एम ए मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड, यहां से हम लोग एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू भी यहां पुट करेंगे। अब एक्सेलरेशन हम कैसे, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है भाई, एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू अगर आप टाइम ग्राफ से चेक करें तो एक्सेलरेशन इक्वल होगा v बाई टी, यानी एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, यहां से मैं साइड पे लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v बाय टी के इक्वल होता है। तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यहां पर पुट करेंगे, तो हमारे पास ई के किसके इक्वल आ जाएगा, ई के एम मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय वी टी डिवाइडेड बाय 2। यहां से ये जो टी है वो इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ई के की, यहां पर वो आ रही है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम मजीद थोड़ा सा और अगर लिखें तो ये हाफ एम वी स्क्वायर फाइनली हम इसको लिख सकते हैं। ये सारी एक्सप्रेशन थी जो आपने इसके लिए डिराइव करनी थी, ठीक है जी। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की शक्ल में हासिल हो जाएगी। 5.7 के बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट 5.8। 5.8 में देखिए क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन 5.8 है, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। पहले तो डिफाइन करने आपने एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी क्या होती है भाई, एफिशिएंसी आपको पता है कि जो आपकी यूजफुल आउटपुट एनर्जी होती है उसको आप डिवाइड किस पे कर देती हैं, इनपुट, इनपुट एनर्जी पे। तो उस पर जो टोटल इनपुट एनर्जी उस पर डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 से भी कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम बताएंगे कि क्यों किसी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। तो पहले तो हम चलते हैं एफिशिएंसी की डेफिनेशन आप लिखेंगे इसके आंसर्स में।
यानी एफिशिएंसी आप हेडिंग बनाएंगे। एफिशिएंसी की क्या डेफिनेशन होगी भाई? द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी and and the total input energy is called efficiency is called efficiency of a working system of a working system। ये तो होगी भाई एफिशिएंसी की डेफिनेशन, ठीक है। और मजीद अगर आप इसको एफिशिएंसी की डेफिनेशन को और थोड़ा सा फॉर्मूले की शक्ल में आप इसको लिख लें कि फॉर्मूला इसका क्या होता है। फॉर्मूला अगर आप एफिशिएंसी का लिखते हैं तो एफिशिएंसी का फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, यहीं से आप इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे कि भाई देखें यूजफुल लिखे ऊपर, ये नहीं आपके पास जो लिखा आपने ऊपर ही वही लिख लेना, यूजफुल आउटपुट एनर्जी लिख लें या आउटपुट इनफ होता है, यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। लिखने हैं तो 7 वर्ड लिख लें, एनर्जी का भी कोई हर्ज नहीं है, एनर्जी दोनों लिख लें ये। और अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहें तो फिर आप क्या लिखेंगे, मतलब एफिशिएंसी इसी को ही एफिशिएंसी के साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो फिर आप यही लिख सकते हैं दोबारा से वही वाला ऊपर वाला, यूजफुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने 100 से भी इसको मल्टीप्लाई तब आप इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी, चाहे यूजफुल एनर्जी है, नीचे इनपुट एनर्जी है, अब एनर्जी का यूनिट एनर्जी के यूनिट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब है एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता। आप ये भी इसके साथ मेंशन करेंगे कि एफिशिएंसी जो है उसका कोई यूनिट नहीं है। यूनिट के लिए आप क्या लिखेंगे, यूनिट इट हैज नो यूनिट, ठीक है। अब आखिरी बात जो थी वो भी आपके साथ हम मेंशन कर देते हैं कि पूछा गया था कि वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। तो उसकी रीजन ये होती है कि जब आप इनपुट किसी सिस्टम को देते हैं तो उसमें जो आउटपुट हासिल करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी डिसिपेट हो जाती है, चाहे वो हीट की शक्ल में हो, फ्रिक्शन की शक्ल में हो, साउंड की शक्ल में हो, किसी फॉर्म में भी कुछ ना कुछ डिसिपेट होगी, यानी जाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए 100% एनर्जी कभी हासिल नहीं होती। तो आप इसकी रीजन लिख लें कि क्यों 100% नहीं होती, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। रीजन इसकी फिर क्या बनेगी कि भाई रीजन में आप लिखेंगे अ सिस्टम कैन नॉट हैव a system cannot have 100% efficiency because in real mechanical system in real mechanical system in real mechanical system some energy is always some energy is always lost due to friction between moving parts and air resistance। ये रीजन है इस इन मतलब वजूहात की बिना पर कभी भी जो एफिशिएंसी है वो हमें 100% हासिल नहीं होती। इसके बाद भाई एक और क्वेश्चन है
5.9 वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी 5.9 में पूछा ये क्या गया है, व्हाट इज पावर, डिफाइन द यूनिट यूज्ड फॉर इट, यानी दोनों की डेफिनेशन यहां भी पूछी गई है। पहले आपने पावर की डेफिनेशन लिखनी है कि पावर है क्या, ठीक है, यानी डिफाइन आपने पावर को करना है। 5.9 में पहले आप जो डेफिनेशन लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे, पावर की। तो पावर क्या होती है, पावर अभी हमने बात की थी कि आपका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है या टाइम रेट ऑफ, आप कह सकते हैं डूइंग वर्क, दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है जी। ये आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले पावर की, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी आप साथ लिख दें, क्योंकि डेफिनेशन जब पूछी जाती है तो आपको मार्क्स अच्छे लेने के लिए, थोड़ा उसको ज्यादा अच्छा डिफाइन करने के लिए, मार्क्स पूरे लेने के लिए आप कोशिश किया करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पावर किसकी इक्वल होती है, जो वर्क डन होता है उसको आप W को T पे डिवाइड कर दें, साथ इसका फॉर्मूला मेंशन कर दें। और यूनिट इसका क्या होता है भाई, यूनिट भी मेंशन कर दें, उसको डिफाइन भी कर दें। यूनिट इसका देखें, वर्क का होता है जोल, टाइम का सेकंड, यानी जोल पर सेकंड, और वाट दोनों लिख सकते हैं आप लोग। इसका यूनिट आप लिख सकते हैं जोल पर सेकंड, और इसको वाट बोलते हैं, ठीक है। ये इसका यूनिट हो गया। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन का जो है, आप लोग जो है मजीद आगे एक और क्वेश्चन है इसका 5.10, उस पर हम बात कर लेंगे, ठीक है। उसमें क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 5.10 है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस। तो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और उनकी एग्जांपल दे देनी है। मतलब आपने 5.10 में पहले आप हेडिंग बना ले रीन्यूएबल, रीन्यूएबल सोर्सेस। देखिए जी क्या होते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज, मतलब जिनको आप यूज करने के बाद दोबारा जो है उनसे, उनको आप फिर से हासिल कर सकते हैं उनसे एनर्जी। मतलब जो सोर्सेज यूज हो जाते हैं फिर से उनको बनाया जा सकता है। जैसे आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स है वो आपका रीन्यूएबल, मतलब आपकी यूज हो जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आप फिर वाटर से उसको फिर से बना लेती हैं, फिर यूज हो जाती है फिर से बना सकते हैं। इसी तरह से सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारी आपकी रीन्यूएबल है। तो क्या लिखेंगे, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, the sources of energy which are replaced by, which are replaced by new ones after, new ones after their use, after their use are called renewable energy sources। एग्जाम्पल्स इसकी आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो लिख लें इसमें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी होगी, एंड विंड एनर्जी ईटीसी। ये आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं दो तीन। अब आ जाते हैं, ये तो थे रीन्यूएबल जिसको दोबारा से आप लोग जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है, यूज करने के बाद भी। अब आ जाते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। वर्ड लिखने साथ यहां पर भी एनर्जी का वर्ड मिसिंग है हेडिंग में। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। देखिए नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं कि जिसको आप यूटिलाइज करने के बाद वो जो सोर्सेज हैं दोबारा उनको बनाना इतना आसान नहीं होता। मतलब आप जैसे कोल है, आपका पेट्रोल है, जमीन से हासिल करती हैं, वो कहां से हासिल होती हैं, वो डेड रिमेन्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जमीन के नीचे जो फॉसिल्स फ्यूल्स की शक्ल में हैं,
उनको बनने के लिए मतलब आप समझ लें कि हजारों नहीं लाखों साल लग जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम उसके लिए डिपेंड करता है, फिर वो कहीं जाकर वो प्रोसेस होता है और वो फ्यूल की शक्ल में या कोल की शक्ल में या गैस की शक्ल में कन्वर्ट होते हैं। तो इसलिए अगर वो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा उनको बनाना जो है वो कतन आसान काम नहीं है। तो वो आपके आएंगे नॉन रीन्यूएबल। तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेस फिर आपके क्या हुए, आप क्या लिखेंगे, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी sources are those which are depleted, which are depleted का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाना, खत्म होते जाना, with continuous use, with continuous use, once they run, once they रन आउट मतलब एक दफा अगर वो खत्म हो जाते हैं, रन आउट का मतलब क्या होता है जी, खत्म हो जाना। वंस दे रन आउट दे आर नॉट इजीली रिप्लेस्ड, दे आर नॉट इजीली रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। तो उनको आसानी से उनसे नए हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हैं आप लोग, फॉर एग्जांपल इसकी इजी में क्या दे सकते हैं आप लोग, न्यूक्लियर आपकी जो न्यूक्लियर फ्यूल हैं वो भी इसमें शामिल हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, उसमें फिर आपके जो है वो दूसरे नंबर कोल लिख सकते हैं आप, इसमें कोल है। ठीक है, एंड आप इसमें मजीद नेचुरल गैस लिख सकते हैं, ईटीसी। यानी ये जो सोर्सेज हैं ये अगर एक बार खत्म हो गए, डिप्लीटेड हो गए, तो फिर इसको दोबारा नए हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। ये भाई आपके सारे वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। आपके एक्सरसाइज में नेक्स्ट हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, वो डिस्कस करेंगे अब हम लोग। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इन पर बात होगी। CRQs भी इनको बोलते हैं शॉर्ट वर्डिंग में। तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे जो है वो बुक वालों ने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, इनके भी मैं आंसर्स आपके साथ सिर्फ शेयर करूंगा, क्वेश्चन यहां लिखूंगा नहीं, जरा टाइम बचाने के लिए। पहला क्वेश्चन है, कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव। पूछा ये जा रहा है कि क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखें, काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव होने के लिए आ जाती है वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी ही है ना, मतलब वो नेगेटिव भी होती है। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो भी तो वेलोसिटी का यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है फॉर्मूला जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपकी जो ई के है वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्केयर के। तो वी स्केयर जब स्केयर लेंगे नेगेटिव वैल्यू को वो भी पॉसिबल हो जाता है। तो फिर आप क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, आंसर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी cannot be negative, cannot be negative as, जैसे मैंने आपको बताया कि ई के जो है एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्केयर के। अब इसमें अगर आप पुट कर देते हैं, पुट आपका v जो है अगर वो माइनस वी है, नेगेटिव वैल्यू, तो देन देखें क्या बनेगा, हाफ m और v की जगह पर हमने माइनस वी पुट कर दिया, उसका स्केयर भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, एम वी स्केयर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये फिर कह सकते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या लिखेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव।
कैन नॉट बी नेगेटिव। ये भाई आपका पहला कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन था। उसके बाद हम आगे चलते हैं 5.2 की तरफ। देखें जी 5.2 में हमसे क्या क्वेश्चन डिमांड किया गया है। क्वेश्चन ये है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड। ठीक है, एक कार जो है वो कर्व्ड रोड के ऊपर मूव कर रही है एट कांस्टेंट स्पीड, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, वो कांस्टेंट है। तो डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज? भाई नेवर चेंज, क्योंकि उसकी स्पीड चूंकि कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, चाहे रोड कर्व है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, एज स्पीड ऑफ द कार, as speed of the car is constant, so kinetic energy will not change. So kinetic energy will not change। ठीक है जी, ये आप लिखेंगे इसके लिए। मजीद आप लिख सकते हैं एज, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो ई के है वो किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्केयर के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मजीद आप थोड़ा सा साथ और दे दें, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड as speed is constant, as speed is constant, kinetic energy is also constant, kinetic energy is also constant। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने भी किया है, ये 5.3 है। ठीक है, 5.2 शायद मिसिंग हो गया, हम अभी कर लेते हैं। अब 5.2 देख लेते हैं, 5.3 हमने पहले डिस्कस कर लिए। इट्स ओके। अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो पहले 5.2 को हम देखेंगे। 5.2 में क्या पूछा गया है, विच वन हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी v और एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस अ हैवी ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1/2 v। मतलब दो बातें यहां पर दी जा रही हैं हमारे पास। एक बॉडी जो है उसकी ग्रेटर, आपने बताना है कि किसकी एनर्जी ग्रेटर है। एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, तो और एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज हैवी ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1/2 v। तो हमने देखना है कि भाई किसकी वेलोसिटी जो है, किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो मैं पहले आंसर आपको लिखवाता हूँ, फिर साथ साथ आपको समझा दूंगा। वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी kinetic energy of the moving body with velocity v is, with velocity v is, वो कितनी होती है आपको पता है, e k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो बॉडी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब नो फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं हम लोग। नो फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके लिए जो है हमें पुट करना पड़ेगा कि हमें मैथ उसका क्या दिया गया है, m इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं जरा इजी समझ आएगी, 2m, यानी ट्वाइस दिया गया है वेलोसिटी वी एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज हैवी ट्रेवलिंग। ठीक है, यानी मैस अगर उसका दे दिया जाता है 2m और उसकी वेलोसिटी दे दी गई है हाफ v, यानी v दे दिया गया है 1/2 v। अब इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या जो है रिलेशन आता है। अब हम निकाल रहे हैं ई के, लेकिन डैश,
ई के डैश में आपने क्या करना है, यही जो वेलोसिटी है हाफ एम की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एम की जगह पर हमने पुट कर दिया 2m और v की जगह पर हमने पुट कर दिया 1/2v होल स्क्वायर। इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, ये 2:2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी हमारे पास यहां पर आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय, आगे देखें क्या आ रहा है, ये जो हाफ v होल स्क्वायर है इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, 1 होल स्क्वायर 1, 2 होल स्क्वायर 4, 1/4 v स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा और कंबाइन कर लेता हूं, ये बन जाता है 1/4 mv स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा अगर तोड़ लूं, यानी 1/4 को मैं अगर लिख लूं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 mv स्क्वायर लिख सकता हूं जी, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 होता है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 1/2 mv स्क्वायर किसके इक्वल है, वो ई के इक्वल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फिर 1/2, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ई के। तो हमारे पास जो ई के डैश है वो फिर किसके इक्वल आ गया, हाफ ई के। क्या फर्क पड़ा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस बॉडी का मैस हमने क्या किया, ट्वाइस कर दिया यानी डबल कर दिया पहले वाले से, और उसकी वेलोसिटी को हाफ कर दिया, तो उसकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हासिल हो रही है वो पहले वाले बॉडी से कितनी है, पहले वाले बॉडी से उसकी काइनेटिक एनर्जी से हाफ यानी आधी हमें हासिल होती है। तो यही आप जो है इसके लिए लिख सकते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी, so kinetic energy is not same but it reduces और कितना रिड्यूस हो रही है भाई, इट रिड्यूसेस टू 1/2 यानी हाफ रिड्यूस हो रही है टू 1/2। ये भाई आंसर होगा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई उसकी जो ट्रेवल कर रहा है बॉडी, तो विच वन हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो आपको समझ आ गई कि ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी जो है वो पहले वाले बॉडी की है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, दूसरे की एनर्जी जो है उससे हाफ रह जाती है। अब आगे चलते हैं, 5.3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब 5.4 की तरफ हम लोग आते हैं इसके बाद। जी 5.4 में हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस पर आपने जरा थोड़ा सा अपने वो कमेंट करना है कि वो कैसे, मतलब सारा प्रोसेस, वो जो ऑब्जेक्ट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या रख रहे हैं हम लोग, 1 जूल। तो यहाँ आ जाए जी 5.4 में हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लिख लें एज, मतलब ये तो हमें पता है कि ईपी जो है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल किसके होती है, एम जी एच के, ठीक है। और यहां पर अगर हम mg को देखें तो mg किसके इक्वल होता है, mg इक्वल होता है भाई यहां से w इज इक्वल टू mg, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं फिर ep इज इक्वल टू w इंटू एच, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे चलें तो मजीद इसमें क्या है कि आपका जो है, अगर हम लोग जो है वो ले लेते हैं एनर्जी जो है, अगर 1 जूल ले लेते हैं यहां पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी अगर 1 जूल हो, तो इसका जो W जो वेट है वो कितना होगा फिर 1 न्यूटन, और मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो कितनी होगी, वो 1 मीटर। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, अब यहां लिख सकते हैं फिर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी is 1 joule, is 1 joule. It means a body can, it means a body can lift a weight of कितना जी, 1 न्यूटन, वेट ऑफ 1 न्यूटन, और कितनी हाइट तक, 1 मीटर तक, थ्रू 1 मीटर। ये जो 1 मीटर क्या है, थ्रू अ हाइट ऑफ कर लें, थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया जी जूल की शक्ल में। ये था हमारे पास 5.4। इसके बाद आगे चलते हैं 5.5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, 5.5 उसमें पूछा गया है, व्हाइल ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे टायर ऑफ अ व्हीकल सम टाइम बस।
व्हाट मे बी इट्स कॉज, क्या कॉज होता है भाई? देखिए, जब आपकी गाड़ी जो है मोटरवे पे मूव कर रही होती है तो यकीनन आप जानते हैं कि मोटरवे पर चूंकि ट्रैफिक कम होती है तो गाड़ी की स्पीड आमतौर पर बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी जो गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने से उतनी ही स्पीड में टायर जो है वो मूव कर रहा होता है। अब टायर जो है जितनी तेजी से मतलब घूम रहा होता है, मूव कर रहा होता है, उतनी ही उसके फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है रोड और टायर के दरमियान। अब जो वो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उससे टायर हीट होता है और वो जो हीट है वो टायर के अंदर जो ट्यूब होती है उसको हीट अप करती है, तो उस पर वो प्रेशर डालती है। वही प्रेशर जो होता है वो क्या करता है जिसकी वजह से बाज दफा टायर की ट्यूब जो है वो बस्ट कर जाती है। चले लिखिए जी इसका आंसर, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन, ड्यू टू फ्रिक्शन friction between tire and roads, between tire and roads, a lot of heat, a lot of heat energy is produced, heat energy is produced, which increases, which increases the kinetic energy of air, kinetic energy of air inside the tube, inside the tube. This increases the pressure, this increases the pressure, this increases the pressure of air and the tire, and the tire bursts, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई से भी लिख सकते हैं, या आप चले ई के से आजकल हम लिखते हैं, न्यू जो टर्म दी गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होती है। ठीक है, ये भी आप साथ इसके मेंशन कर सकते हैं कि ई के हमारी जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिर उतनी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 5.6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.6। 5.6 में पूछा गया है, वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑन अ स्ट्रीट द बॉल स्मैशेज अ विंडो पेन। मतलब अक्सर बच्चे आपने देखा गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो शॉट लगती है तो जो विंडो पेन होता है, शीशे की खिड़कियां होती हैं वगैरह, वो स्मैश कर जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन दिस इवेंट। आपने बताना है कि यहाँ जो एनर्जी है वो कैसे चेंज होती है। देखिए, जब उसको आपने क्रिकेट खेलते हुए बैट के साथ बॉल को हिट किया है, शॉट लगाई है, तो वो जो बॉल है उसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है? काइनेटिक एनर्जी। किस वजह से? क्योंकि बॉल मूव कर रहा है। ठीक है, मूवमेंट की वजह से बॉल मूव कर रहा होता है तो मूविंग बॉल में काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही वो जाके विंडो पेन के साथ टकराता है तो फिर क्या होता है? वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? वही एनर्जी आगे विंडो पेन से टकराएगा तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे वो टकराता है तो बकायदा साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यही आपने लिखना है, वाइल प्लेइंग क्रिकेट, वाइल प्लेइंग क्रिकेट moving ball has moving ball has kinetic energy. Moving ball has kinetic energy when the ball hits, when the ball hits the window pane, hits the window pane, its kinetic energy
its kinetic energy converts into sound energy and heat energy. Sound energy and हीट एनर्जी। ठीक है जी, ये आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है 5.7। 5.7 में क्या रिक्वायर्ड है, देखें क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सबसे पहले, अ मैन रोइंग बोट अपस्ट्रीम, ठीक है, नदी के ऊपर चला रहा है एक बंदा जो है, उसके ऊपर उसकी बोट जो है वो चल रही है, इज एट रेस्ट। अब वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है विद रिस्पेक्ट टू द शोर। इज ही डूइंग वर्क, बताना है कि क्या वो वर्क कर रहे हैं। देखिए, जब वो मूव ही नहीं कर रही, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही, तो वर्क में दो चीजें हैं, फोर्स भी अप्लाई होती है, ठीक है, और डिस्टेंस भी ट्रेवल होता है, और डिस्टेंस जीरो है तो यकीनन उसका जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे मैन रोइंग बोट, अ मैन रोइंग बोट अपस्ट्रीम is at rest with respect to shore he does not do work, he does not do work because in this case एस क्या होगा भाई, डिस्टेंस चूंकि ट्रेवल नहीं हो रहा, यानी एस इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो फिर आपका चूंकि डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस है, तो इसमें आप एस की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो डब्ल्यू वर्क डन आपका क्या हो जाता है, वो आपका जीरो हो जाता है। ठीक है जी, इस तरह से ये था आपका 5.7। उसके बाद एक और क्वेश्चन 5.8 है, वो डिस्कस करेंगे हम। 5.8 में क्या पूछा गया है, देखें जी, 5.8 में पूछा गया है, अ साइक्लिस्ट गोज डाउन हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टीप हिल विदाउट पेडलिंग एंड टेक्स इट टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट हिल। ठीक है, मतलब जो साइक्लिस्ट है वो कुछ मूव इस तरह से कर रहा है कि मतलब एक समझ लें कि यहां से वो, मैं बना के दिखाता हूं कि ये अगर कोई हिल है, टॉप हिल से वो इस तरह से नीचे चला जाता है, फिर इस तरह से, यानी ये टॉप हिल है और यहां से वो नीचे, फिर इसी तरह से फिर टॉप हिल, इस तरह से वो मूव कर रहा है। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि यहां से आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम और व्हाट हैपेंड, डायग्राम ड्रॉ करके बताना है कि हो क्या रहा है। देखें यहां पर अगर हम देखें, इस टॉप पर अगर देखें तो यहां पर जो उसकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ईपी, वो यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ई के यहां पर जीरो होगी। अब वो यहां से साइक्लिस्ट मूव करते हुए यहां पर पहुंचता है, तो यहां पर उसकी जो ई पी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। यानी यहां पर अगर हम देखें तो उसकी ई पी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहां पर, वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह से जब वो मूव करते हुए फिर यहां पर इस पॉइंट पर जाता है, तो यहां पर फिर से उसकी जो ई पी है वो हो जाएगी मैक्सिमम, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ई के है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, ये सारा जो प्रोसेस है वो होगा। और मजीद इसमें क्या पूछा हुआ है, एनालाइज दिस इवेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, हमने इसको कर दिया, लेबल योर डायग्राम दीस टर्म्स, वो भी हो गया। बाकी मैं लिख देता हूं साथ इसके, व्हेन साइक्लिस्ट गोज डाउन, डायग्राम आपने बनानी है फिर लिखना है इसके साथ, व्हेन साइक्लिस्ट goes down from the top
from the top of steep hill, its potential energy change to its kinetic energy, यकीनन जी, to its kinetic energy, and when it moves up again, and when it moves up again, क्या होगा उसके उल्ट, its kinetic energy change किस में चेंज हो जाएगी? इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये भाई सारा प्रोसेस जो है वो इस तरह से होगा, आप समझ गए कि देखें यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या लिखा है? 0। ये सारी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? काइनेटिक, जो यहां जाकर मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर इसी तरह से फिर वो जब टॉप पर जाएगा तो वही जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती जाएगी? आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते यहां टॉप पर जाकर 0 हो जाती है, वो सारी कन्वर्ट किसमें हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये होगा जी। इसके बाद आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड, वो है 5.9। 5.9 जो है वो है जी लास्ट क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा गया है? उसमें कह रहे हैं जी, इज टिम्बर और वुड अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी कमेंट? यकीनन भाई वुड जो है आपकी, वो अगर आप वुड यूज कर लेते हैं उसको किसी भी फर्नीचर बनाने में, किसी भी पर्पस के लिए, तो आप दरख्तों से मजीद वुड हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए जो वुड है वो प्लांट्स हम ग्रो भी कर सकते हैं, ये हमारी जो है वो रीन्यूएबल सोर्स में आएगी। तो यहां लिखें जी टिम्बर और वुड, आंसर में टिम्बर और वुड is renewable source of energy as they can be replaced by new ones after their use. If someone cuts a tree, it can be replanted. So it is renewable. It is renewable source of energy. ये भाई आंसर होगा। ये बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को, ये सारे आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट और कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से एक दफा अंडरस्टैंड करना है, फिर इनको आपने लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।